नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम हाजिर हैं फिर एक नए विषय के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं किसान भाइयों कि खेती जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर खेती नहीं करेंगे तो अन्न नहीं उपजेगा, अन्न नहीं होगा तो हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है, न पेट भरेगा न उद्योग चलेंगे। प्रगतिशील किसान जो हैं वो लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से उपज लेकर हमें और समृद्ध बना रहे हैं। आज का जो कृषि दर्शन का कार्यक्रम है वो विशेष इसीलिए है क्योंकि आज हम बातचीत करेंगे प्रगतिशील किसानों से। उनकी सफलता की कहानी, उनके संघर्षों की कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे और आपसे भी उनको हम रूबरू करवाएंगे। आइए आपसे सबसे पहले हम उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले बैठे हुए हैं बन्ने सिंह दांगी, ग्राम सेमरा दांगी, जिला सीहोर से हैं और ये जैविक खेती के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ है धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम चुरलाई छोटी, जिला देवास से हमारे साथ हैं और ये प्राकृतिक खेती पर हमसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत धर्मेंद्र जी आपका, नमस्कार। सबसे पहले बन्ने सिंह जी आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि किस तरह आपने जो जैविक खेती के लिए सोचा, वो कैसे आपके मन में एक विचार आया कि जैविक खेती करना चाहिए रासायनिक खेती को छोड़कर? अभी देखिए, कुछ समय पहले जो है हमारे किसान और हमारे सभी साथी जो है रासायनिक खेती करते थे, लेकिन जब हमने देखा कि आज जो है अस्पताल के अंदर जगह नहीं है, लोग इतने बीमार हो रहे हैं और खेती में जो है पहले जो खेती उत्पादन अभी आज से 8-10 साल पहले जो देती थी उससे उत्पादन और कम होने लगा है और खेतों में लोगों ने अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करके खेती को बिल्कुल जहरीला बना दिया और हमारे जो मित्र कीट, हमारे जो केंचुए होते थे, केंचुए भी जो है मर गए। तो हमने इन सब बातों पे विचार करते हुए हमने जो है रासायनिक खेती को छोड़ करके जैविक खेती करना जो है प्रारंभ किया। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि रासायनिक खेती की बजाय आपने जैविक खेती को अपनाया। धर्मेंद्र जी, आपने प्राकृतिक खेती को अपनाया है, तो अगर रासायनिक खेती से और जैविक खेती से प्राकृतिक खेती कैसे अलग है, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। प्राकृतिक खेती अपने गौ माता का जो मूत्र रहता है जी, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद प्राकृतिक खेती करने से बहुत सारा फायदा हुआ हमें। जैसे केमिकल युक्त हम अपने घर के लिए अनाज, गेहूं, वो जैविक टाइप पूरा प्राकृतिक कर रहे हैं। जी, प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं। क्यों आवश्यकता महसूस हुई दांगी जी, क्यों ऐसा लगा आपको कि रासायनिक खेती को हमें छोड़ना चाहिए, हमें जैविक खेती पे काम करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ भ्रामकता भी है कि फायदा नहीं मिल पाता है? कोई भी व्यक्ति जब जैविक खेती पे आता है तो वाकई 3 साल तक जो है उन्हें जो है कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब 3 साल होने के बाद में जो है खेती अपना ऑटोमेटिक उसमें अपना खाद बन जाता है और उसमें पहली जो शर्त होती है हमारी, ये शर्त है कि उसमें जो नरवाई होती है, नरवाई के अंदर आग निकल लगाना चाहिए और जीव अमृत और बीज अमृत ये सब स्वयं अपना बनाना पड़ता है। और जब व्यक्ति जब करता है तो वो कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि अभी जो पद्धति जो चल रही है जैविक खेती करने की, उसमें एक देसी गाय के गोबर से जो है 30 एकड़ की खेती करना संभव है। कितनी बड़ी बात हमारे दांगी जी बता रहे हैं कि एक गाय से 30 एकड़ की जो खेती है वो हो सकती है। अभी वर्तमान में आपके पास कितनी खेती है और क्या क्या कर रहे हैं आप? हमारे पास में वर्तमान में 9 एकड़ जमीन है और 9 एकड़ जमीन में ही हम जो है जैविक खेती कर रहे हैं। उसमें देखिए बहुत ही सरल तरीका है उसमें खाद देने का। अब पूर्व समय में हमारे जो किसान लोग ट्राली भर भर के जो खेतों में खाद देते थे, लेकिन उसका उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता था। हम एक उसका तरीका बताते हैं कि आपको जीव अमृत खेतों में देने के लिए 1 एकड़ में मात्र 20 किलो गोबर और 10 किलो गाय का, देसी गाय का गौमूत्र, 1 किलो जो है बेसन और 1 किलो गुड़ और 1 मुट्ठी जो है जो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, इन सबको 72 घंटे तक आप एक ड्रम के अंदर 200 लीटर का जो ड्रम होता है उसको पानी के अंदर आप रखिए और उसको जो सुबह शाम जो है डंडे की सहायता से हिलाइए। आप देखिए उसका छिड़काव आप या तो उसको पानी के साथ चला दें या खेतों में जो है उसको आप जो है छिड़क दें। इस प्रकार से आप देखिए कितना बढ़िया उसका खाद जो आपको बनता है। जो 1 ट्राली खाद काम नहीं करेगा, वो मात्र 20 किलो गोबर से जो है
उसकी पूर्ति हो जाती है। बहुत ही शानदार अनुभव बोलता है, धरातल स्तर पे जो लोग काम करते हैं उनका अनुभव बोलता है, वो चीज़ हमें सुनाई भी देती है, समझ में भी आती है और दिखाई भी देती है। धर्मेंद्र जी, आप कब से खेती कर रहे हैं और कितने एकड़ में खेती हो रही है आपकी? मैं करीब 10 साल से ही खेती कर रहा हूँ और मेरे पास करीब 10 बीघा जमीन है। अच्छा, हाँ। क्या क्या उपज ले रहे हैं अभी आप? मैंने खेती में नया रूप दिया है जिले में शासित यौगिक मॉडल खेती, मिश्रित खेती के रूप में। हाँ। आलू, प्याज, लहसुन, गेहूं, चना, अभी सोयाबीन की तैयारी के लिए मैं करीब 7-8 वैरायटी लगाता हूँ। अच्छा। मैंने एक खेती पे निर्भर नहीं रहता हूँ, मैं अच्छा। मिश्रित खेती के रूप में समन्वित खेती करते हैं। समन्वित खेती। और अपने खेतों के आसपास मैंने एक अभियान चलाया है, जी। खेत मेड़ वृक्ष अभियान। अच्छा। खेतों के मेड़ों पर फलदार वृक्ष भी लगा रहा हूँ पर्यावरण के लिए। जिसके बाद मैंने जैविक खेती का, मैंने अपने खेत पे वर्मी कंपोस्ट भी बना रखा है, गौमूत्र का भी इस्तेमाल करता हूँ मैं। और प्राकृतिक खेती पर अधिक से अधिक किसानों को मैं जिले में कहीं भी किसान संगोष्ठी हो, किसान समाचार के माध्यम से या मैं कहीं व्हाट्सएप ग्रुपों से मैं किसानों को सबको मैं बोलता हूँ कि आप प्राकृतिक खेती कीजिए। बिल्कुल, ये तो आपने सकारात्मक बात बता रहे हैं। दांगी जी, काम करना इतना आसान तो है नहीं, परिवर्तन करना इतना आसान नहीं, क्या क्या परेशानियां आई और आपने उन्हें कैसे हल किया, इसके बारे में परेशानियां किसानों तो को काफी आती हैं, लेकिन अब ये है कि परेशानी आती है तो परेशानियों से निपटने के लिए हमें कुछ हिम्मत रखना पड़ती है। और वाकई अभी हमारे जो धर्मेंद्र जी ने बताया है कि गोबर गैस किसान के लिए बहुत ही वरदान सिद्ध है। आज हमारे घर के अंदर जो है स्वयं हमारे खेत पर जो है गोबर गैस बना हुआ है, वहीं पर रहते हैं। और पिछले 32 साल से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, किसी प्रकार की कोई लकड़ियों की। अब उससे समझिए 32 साल के अंदर हम कितने पेड़ों को काटते हैं और कितनी लकड़ियों को जो हम जला करके राख बना देते हैं, कितने कंडे जला देते हैं, कितना गोबर जल जाता। तो इस प्रकार जो भी किसान हमारे जो जैविक खेती करते हैं और चाहे वो रासायनिक खेती करते हैं, तो पर्यावरण का अगर उनको ध्यान रखना है तो उसके लिए गोबर गैस जो है अपने खेतों पर अवश्य बनवाएं। गोबर गैस बनवाने से जो है आपका पर्यावरण भी जो है संतुलित रहेगा। और इसके अलावा जो कंडे बना बना करके उसकी राख बना देते हैं तो हमारा गैस भी बन जाएगी उससे, और गैस के अलावा हमारा जो खाद जो है वो खाद भी बन जाएगा। मतलब एक के साथ एक काम फ्री यही वाली बात हो गई है ना धर्मेंद्र जी, ऐसे ही कुछ है ना कि एक के साथ एक फ्री। आपने अभी बायोगैस की बात कर रहे हैं, हम गोबर गैस की बात कर रहे हैं, तो गोबर गैस का यूनिट लगाने में क्या सरकारी मदद मिलती है? धर्मेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे। शासन की कृषि विभाग के तहत अनुदान देते हैं उसमें। मैंने उसका पूरा गड्ढा खुदाई वगैरह जो अपन पूरा सब कर लेते कंप्लीट। उसके बाद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एसीडीओ और कृषि उप संचालक उसका निरीक्षण करने के बाद हमें अनुदान किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से हमारे खाते में अनुदान आ जाता है। और बायोगैस बहुत अच्छी चीज है, ये किसानों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए क्योंकि इससे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो अपना जैविक खाद भी बन रहा हो, वो स्लरी निकल रही उसकी जो पतली वाली उसका स्लरी निकलती है। हाँ, और दूसरा फायदा ये, इससे अपने जो गैस की टंकी 1000 रुपए में ला रहे थे वो भी नहीं लाना पड़ रही है। और तीसरा फायदा ये कि अपना जो जैविक खाद मुलायम प्याज लहसुन में उसको फेंकते थे, इतने अच्छे प्याज की साइज, और जिसके बाद उसका स्वाद भी प्याज लहसुन का बहुत बढ़िया रहता है। आपके बताए अनुसार तो हमारा भी मन करने लगा है कि अब हम जैविक खेती की तरफ अपने आप को भी अग्रसर करें और उनके उत्पादों को लें। आपने जिस तरह बताया कि आपने बायोगैस के संयंत्र लगाए हुए, क्या इसको देखकर और भी लोगों ने इससे प्रेरणा ली आपके गांव में? काफी लोग जो है हमारे गांव के अंदर कम से कम 50-60 घरों में मतलब जो गोबर गैस बन चुके हैं। जो हमारा उन्होंने देखा कि वाकई इनको जो है बहुत फायदा है, तो कई लोगों ने उससे प्रेरित होकर, और अब तो जो है कई लोग जो है जैविक खेती की ओर रुझान बहुत से लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारा जो गेहूं है सीधा डबल रेट में बिकता है। अच्छा, हाँ, अब ये है बाजार में जो 2000 रुपए कुंटल बिकता है वो हमारा 4000 रुपए घर से बिक जाता है। अरे वाह। हाँ, तो बाजार की समस्या नहीं। हाँ, बिल्कुल, बाजार की हमारी समस्या पूरी खत्म हो गई। किसान लोग जो है जाते हैं मंडी में, जाते हैं दिन भर मतलब धूल खाते हैं, हमारा जो है घर से ले जाते हैं और डबल रेट में ले जाते हैं। लेकिन वो शुरू में जो है 2-3 साल तक मेहनत करना पड़ती है, और इसके बाद में जैविक खेती में थोड़ी मेहनत जरूर करना पड़ेगी, लेकिन जैविक खेती करना बहुत आसान है। बिल्कुल, आपने जिस तरह कहा है कि जैविक खेती करने में थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आसान है। हम बात करना चाहेंगे कि अगर हमारे कोई किसान भाई हैं, अभी रासायनिक खेती कर रहे हैं और वो अगर चाहते हैं कि वो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करें, तो पहले मैं धर्मेंद्र जी आपसे पूछती हूँ कि अगर वो प्राकृतिक खेती के लिए कैसे तैयारी करें? प्राकृतिक खेती के लिए मध्य प्रदेश शासन के तहत कृषि
आत्मा के तहत पंजीयन भी हो रहा है। जी। जो पोर्टल पर ऑनलाइन प्राकृतिक खेती के पंजीयन भी हुए अभी। जो गौ पालन के लिए 900 रुपए की मध्य प्रदेश शासन के तहत घोषणा हुई है, जी बिल्कुल। उसके वेरिफिकेशन भी हो गया। गाय उस पे शासन 900 रुपए प्रति माह देगी। उसके लिए प्राकृतिक खेती का शासन प्रचार प्रसार भी चल रहा है, उसकी घोषणा भी हो रही। बहुत बढ़िया घोषणा की शासन ने। ये लागू हो जाएगी तो किसानों के लिए बहुत बढ़िया वरदान साबित होगी। बिल्कुल, आगे भी चर्चा हम जारी रखेंगे। प्रगतिशील किसानों से हम बात करेंगे। बन्ने सिंह दांगी हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल छोटा सा अंतराल, बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील किसानों से। हमारे साथ हैं बन्ने सिंह दांगी जी हैं और हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह राजपूत हैं। बन्ने सिंह जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैविक खेती अगर करना चाहते हैं हमारे किसान भाई हैं और वो रासायनिक खेती से इसमें आना चाहते हैं तो धीरे धीरे आएँ, क्या तैयारी करें, क्या सलाह देते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। उसके लिए किसानों को क्या मतलब ये आप कई लोगों ने जो है हमारी देखा देखी जैविक खेती प्रारंभ की, तो उन्होंने क्या कि जैसे उनके पास 10 एकड़ जमीन है तो पूरी 10 एकड़ एकदम जैविक कर दी। जी बिल्कुल। उसके लिए क्योंकि जो परेशानी हमें आई है, हम नहीं चाहते कि दूसरे किसान जो है उसमें परेशान हो। अगर आपके पास जो है 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ से आप शुरुआत कीजिए। बिल्कुल। 1 एकड़ में आप, क्योंकि इतना गोबर का खाद भी नहीं होता है और वर्मी कंपोस्ट केंचुओं का खाद भी इतना किसान के पास में अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए 1-1 एकड़ करके जैसे 1 एकड़ इस साल कर दी, फिर अगली साल फिर 1 एकड़, इस तरह से धीरे धीरे बड़ा करके जो है वो अपनी खेती को पूर्णतः जो जैविक कर सकते हैं। और जैविक खेती करने के बाद में आपको फायदे ही फायदे हैं, उसमें नुकसान तो किसी प्रकार का है ही नहीं। बिल्कुल, आपने नुकसान ना की बात बताई है, लेकिन जो बीज की बात हम करते हैं तो क्या जो रासायनिक खेती के बीज होते हैं और प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के बीज अलग होते हैं क्या? अरे जो किसान पहले से जो जैविक खेती कर रहे हैं, एक बार उनसे आप बीज ले लीजिए जी। इसके बाद में तो फिर अपना खुद का बीज बन जाएगा। हाँ, फिर अपना खुद का स्वयं का बीज रहेगा, स्वयं का अपना खाद बनाइए। खाद बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट के पिट बनाइए, उसके लिए शासन से योजनाएं मिलती है। केचुए जो है आप डाल दीजिए और केचुए डालने के बाद में पिटों में, और आपको बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह भुरभुरा खाद एकदम जो है तैयार मिल जाएगा। तो जो लोग ट्राली भर भर के गोबर का खाद, अधफड़ा खाद, अधकच्चा जो खाद डाल रहे हैं, उससे कई प्रकार की बीमारियां होती है। और केंचुए जब उसको गोबर को खाते हैं, खा करके बिल्कुल एकदम भुरभुरा खाद बना देते हैं। उसको फेंकना भी आसान होता है और अपना जो खाद रहता है, मतलब वर्मी कंपोस्ट का खाद, अपने खाद से 4 गुनी ज्यादा उसके अंदर शक्ति होती है। तो उसका फायदा पूरी तरह से उठाएं हमारे किसान भाई। धर्मेंद्र सिंह जी, अगर हमारे किसान भाई बीज बोने जा रहे हैं तो किस तरह प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो किस तरह बीज उपचार करें और क्या ध्यान रखें बात का? प्राकृतिक खेती के लिए जैसे ये केमिकल का तो मैं बताना नहीं चाहूँगा। उसके लिए अपन जैसे निम्बोली का हो गया, नीम, गौमूत्र हो गया, इससे आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि गौ माता का मूत्र ऐसा चीज है जो 36 दवाओं में उपयोग आता है। अच्छा, इससे आप सीड ट्रीटमेंट कीजिए प्राकृतिक खेती। किस तरह करते हैं आप, थोड़ा सा हमें विधि बताएं। इसको जैसे थोड़ा गौमूत्र ले लिया,
थोड़ा अपना नींबोली ले ली, नीम तेल ले लिया जो नीम का रहता है, और जिसके बाद इसको दोनों को मिलाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। जीवामृत की आप बात कर रहे थे, तो जीवामृत कैसे बनता है, थोड़ा इसके बारे में विधि हमारे जीवामृत किसान बनाना बहुत आसान है। जीवामृत बनाने के लिए आपको जो है 20 किलो गोबर चाहिए जी, और 10 लीटर जो है देसी गाय का गौमूत्र चाहिए, ठीक है। 1 किलो जो है बेसन चाहिए, और 1 मुट्ठी जो है बरगद के पेड़ के नीचे की मट्टी चाहिए, और 1 किलो गुड़ चाहिए। इनको जो है आप एक ड्रम के अंदर 100 लीटर 200 लीटर का ड्रम लीजिए, उसके अंदर पानी से भर दीजिए। इन सब सामग्री को उसके अंदर डाल करके और डंडे से जो है आप सुबह शाम जो उसको हिलाते रहें। 72 घंटे के अंदर आपका जीवामृत जो है तैयार हो जाता है। जीवामृत जो है इतना गुणकारी होता है कि 1 ग्राम देसी गाय के गोबर के अंदर 300 करोड़ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अच्छा। ये वैज्ञानिकों ने जो है लैब में इसका टेस्ट किया है। तो समझिए हम 20 किलो जब गोबर लेंगे तो उसमें कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ट्राली भर भर के हम खाद डालते हैं उनकी सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है जीवामृत बनाइए, बीज अमृत बनाइए। बीज अमृत बनाने के अभी जो है अभी सोयाबीन की बुवाई का जो समय चल रहा है उसमें रासायनिक दवाएं जो है लोग बाग ला रहे हैं, किसान लोग महंगी दवाएं ला रहे हैं। उसके लिए हम बीज अमृत बनाते हैं देसी गाय के गोबर से। वो क्या करते हैं, 5 किलो गौमूत्र ले लीजिए, 5 लीटर गौमूत्र ले लिया, 5 किलो गोबर ले लिया, और 1 मुट्ठी तालाब की मट्टी ले ली, और उसमें जो है चूना 50 ग्राम चूना। तो चूना क्या होता है कि हमारा जो गौमूत्र होता है बहुत तीक्ष्ण होता है, उसके अंदर एसिड की मात्रा होती है, तो वो हमारे बीज को खराब कर सकता है। तो चूना उसको बैलेंस कर देता है जी। और इनको जो है 48 घंटे रखिए आप, और इसके बाद में आप देखिए इतना बेहतरीन तरीका का जो है बीज अमृत, आपको किसी प्रकार का कोई भी फंगिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के कृषि वैज्ञानिकों की तरह हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं वो आपसे अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, अपने जो प्रगतिशील तरीके से उन्होंने जो खेती की है उसकी बात आपसे बता रहे हैं। धर्मेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग किस तरह मिलता है, वैज्ञानिक कैसे सहयोग करते हैं, इसके बारे में बताएं। कृषि विज्ञान केंद्र हमें हर विषय पर, जैसे पाठशाला, किसान संगोष्ठी है, किसान परीक्षण शिविर है, जैसे कुछ ट्रेनिंग वगैरह है, आज ऐसे हमें समय समय पर हमारे खेत पर आकर कृषि विज्ञान केंद्र पर हमें जानकारी देते हैं। और कृषि विभाग के अधिकारी भी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग के उप संचालक, समस्त अधिकारी हमारे खेतों पर जाकर और किसान संगोष्ठी, किसान मेला के तहत हमारे जानकारी देते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। कुछ प्रमाण पत्र और कुछ पुरस्कार भी आपने जीते, उसके बारे में भी बताएं। मुझे मध्य प्रदेश शासन के तहत राज्य का पुरस्कार बिट्टन मार्केट भोपाल में जैविक अवार्ड मिला है दशहरा मैदान में, और जिसके बाद मध्य प्रदेश शासन के तहत उज्जैन सिंहस्थ पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी सम्मानित किया गया, और कलेक्टर साहब द्वारा भी सम्मानित किया गया। क्या सलाह देना चाहते हैं जो लोग जैविक खेती करना चाहते हैं, दांगी जी, उनको क्या मैं तो यही चाहता हूँ कि जो लोग अंधाधुंध रासायनिक खाद डाल रहे हैं, आसान मतलब ये कि कीटनाशक डाल रहे हैं, वो हमारी खेती जो है इससे बर्बाद होती चली जा रही है। आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम बंजर खेती के रूप में देंगे अगर आज समय पे अगर हम नहीं संभले। क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार जो है कह रहे हैं कि यूरिया डालना खेतों में बहुत कम करें और जैविक खेती की ओर किसान भाई आएं। क्योंकि जो भी हमने तो ये देखा है कि सरकार से, शासन से जो सलाहें मिलती है वो वाकई बहुत फायदे की चीज होती है। जिन चीजों पे सरकार अनुदान देती है वो बहुत ही फायदे की चीज होती है। पहले स्प्रिंकलर के ऊपर जो है शासन ने सुविधा दी थी, उसके लिए सब्सिडी दी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया लोगों ने। आज जो है लोग बाग लाइन लगा करके उसको ले रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसी प्रकार शासन आज जैविक खेती के लिए बहुत ही समझा रहे हैं कि साहब जैविक खेती पे आइए, लेकिन हम जब पूरी तरह से किसान खेती को बर्बाद कर देंगे तब जो है कहीं हमारे वैज्ञानिकों की बात समझ आएगी। आज बेस्ट डिकम्पोजर हमारे किशन चंद्रा जी जो है गाजियाबाद से, उन्होंने एक बहुत बढ़िया जो है जैविक खेती करने के लिए बेस्ट डिकम्पोजर उन्होंने उसकी खोज की है। देसी गाय के गोबर से उसको निकाला है। और बेस्ट डिकम्पोजर जो हमारा गोबर का जो खाद होता है उसके अंदर आप बेस्ट डिकम्पोजर का घोल डाल दीजिए। उसको बनाने की मैं आपको विधि बताता हूँ कि बेस्ट डिकम्पोजर 50 ग्राम 100 ग्राम बेस्ट डिकम्पोजर ले लीजिए और 200 लीटर का जो है एक ड्रम ले लीजिए। ड्रम प्लास्टिक का होना चाहिए
उसको आप पानी से भर दीजिए। पानी से भर करके और वो 1 सीसी आपने 100 ग्राम 50 ग्राम 1 लीटर जो भी वेस्ट डिकम्पोजर, हम जो है हमारे पास से हजारों किसान जो है वेस्ट डिकम्पोजर का घोल ले गए हैं। हमने किसी से पैसा नहीं लिया। मतलब फ्री में, कहना हाँ। चाहिए कि अब चीजें बहुत आसान होते जा बिल्कुल, रही हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपको हर चीज की सुविधा मिल रही है। आप यहाँ पर आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी और अपनी प्रगतिशील किसान होने की कहानी आपने खुद बताई। आपसे प्रेरणा लेकर हमारे किसान भाई भी आगे बढ़ेंगे, जैविक खेती करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में वक्त है खबरें खेती देखने का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। किसानों के खाते में डाले 6,423 करोड़ रुपए, बढ़ती कीमतों को रोकने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई, श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहित करें, गहरी जुताई का कृषि में महत्व और टमाटर की उन्नत उत्पादन तकनीकें। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसान अन्नदाता ही नहीं, भारत का भाग्य विधाता भी है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए किसानों को ताकतवर बनाना होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में विकास और किसान, गरीब, बेटियों आदि सभी के लिए करिश्माई कार्य कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजगढ़ जिले में किसान कल्याण महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे। महाकुंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में राज्य सरकार 4,000 रुपए के स्थान पर अब 6,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष किसानों को देगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अब किसानों को मिलने वाली यह राशि 12,000 रुपए वार्षिक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राज्य सरकार खाद बीज के अग्रिम उठाव का 3 माह का ब्याज भी भरेगी। उन्होंने किसानों से कहा कि समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी शीघ्र ही शुरू होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 में 11 लाख किसानों के खाते में 2,123 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 44,49,000 किसानों के खाते में 2,900 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 70,61,000 किसानों के खाते में 1,400 करोड़, इस प्रकार कुल 6,423 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। केंद्र सरकार ने बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए दालों के बाद अब गेहूं पर भी स्टॉक लिमिट लगा दी है। गेहूं के स्टॉक की मात्रा की सीमा भी तय कर दी गई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव श्री संजीव चोपड़ा ने बताया कि स्टॉक की सीमा 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। स्टॉक लिमिट होने से अब व्यापारी और थोक विक्रेता 3,000 टन से अधिक गेहूं नहीं रख सकते, जबकि खुदरा विक्रेताओं के पास केवल 10 टन तक गेहूं का स्टॉक हो सकता है। केंद्र सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए मार्च 2024 तक तत्काल प्रभाव से गेहूं पर भंडारण सीमा लागू कर दी है। सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के तहत पहले चरण में केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का फैसला भी लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को श्री अन्न एवं ऑर्गेनिक उत्पादों की खेती को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्रामीण कर्ज में बढ़ोतरी के लिए नाबार्ड से कदम उठाने को कहा, ताकि कृषि के साथ गैर कृषि सेक्टर में भी उत्पादकता बढ़ाई जा सके। कृषि और गैर कृषि दोनों ही सेक्टर में उत्पादकता बढ़ने से ही ग्रामीण इलाके का विकास होगा। वित्त मंत्री ने नाबार्ड के चेयरमैन के साथ समीक्षा बैठक की। वित्त मंत्री ने नाबार्ड से कहा कि उन्हें किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के साथ मिलकर खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में ऑर्गेनिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसीलिए श्री अन्न का उत्पादन व इसकी मार्केटिंग राष्ट्रीय महत्व का विषय है। नाबार्ड को किसानों के साथ मिलकर श्री अन्न के उत्पादन एरिया को बढ़ाने के साथ पहले से श्री अन्न का उत्पादन कर रहे किसानों को बेहतर मुनाफा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। टमाटर की खेती के लिए जल निकास वाली तथा पोषक तत्व युक्त दोमट या बलुई दोमट उपयुक्त रहती है। इसके लिए उन्नत किस्में पूसा रूबी, पूसा 120, पूसा शीतल, अर्का सौरभ, अर्का अनन्या, अर्का आभा, काशी अमृत एवं संकर किस्में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, पूसा हाइब्रिड 8, अविनाश 2, रश्मि सोनाली का उपयोग कर सकते हैं। उन्नत किस्म के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तथा संकर किस्मों के लिए 150 से 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त हैं। टमाटर के लिए नर्सरी क्यारी 1 मीटर चौड़ी,
5 मीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर ऊंची बनाएं। बीज बोने के बाद क्यारी को पुआल या सरकंडा आदि की पलवार से ढक देते हैं। इससे नमी संरक्षित रहती है तथा अंकुरण जल्दी हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने बात की प्रगतिशील किसानों से। धर्मेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ थे और बन्ने सिंह दांगी ने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर अपनी संघर्ष की कहानी, अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी आपको सुनाई। इससे आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। आप भी आगे बढ़िए और आप भी जैविक और प्राकृतिक खेती कीजिए। मिलेंगे फिर अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।